हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए बेटा, अभी हमने सेल यूनिट में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और उन प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हमने समझा था। और उसमें एक और टाइप का मैंने आपको बताया था मीजोकैरियोटिक सेल। बेटा मीजोकैरियोटिक सेल को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा जगह दे भी नहीं रखा, ठीक है ना। बस मैंने आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको समझा दिया था। अब हम मेनली आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर। किस पर आते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल पर। तो देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, अगर मुझे आपको समझाना है तो बेटा ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपके सेल यूनिट ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे के स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ एम्फेसाइज करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या उसके पार्ट्स हैं सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, आपके जो बैक्टीरिया या जो आपका किंगडम मोनेरा दे रखा है जिसमें हमें उसके फंक्शंस न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो जो हमें पढ़ना है बेटा वो सेकंड चैप्टर किंगडम मोनेरा, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसमें आएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, आता क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल को हम सिर्फ बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अलावा भी इसमें कुछ और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। वो है तो बैक्टीरिया में ही ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है। हम ये कहते हैं दीज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज नॉट अ एल्गी। से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि एल्गी वर्ड आ रहा है फोटोसिंथेटिक की वजह से, ग्रीन पिगमेंट की वजह से, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल नहीं है, जबकि एल्गी यूकैरियोटिक सेल में आती है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा एंड द पीपीएलओ। अब देखिए बेटा, अगर हम साइज की बात करते हैं बैक्टीरिया के, तो नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज जो मिलता है बेटा वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा? 0.3 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। याद रखना, कितना होता है बेटा? 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल में या नॉर्मल सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्मा है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा है। क्लियर? क्योंकि आप नॉर्मल समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक का साइज तो यूकैरियोटिक से वैसे ही कम होता है, और प्रोकैरियोटिक में भी सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज है वो यूकैरियोट में भी सबसे स्मॉलेस्ट साइज ही मिलेगा। तो याद रखिए, स्मॉलेस्ट जो आपका सेल मिलता है वो कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, या मैंने आपको जैसा बताया कि पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसका साइज कितना होता है बेटा? 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्लियर? अब समझते हैं। याद रखना, हर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलती है। आप कहेंगे सर सेल वॉल तो हमने प्लांट सेल में पढ़ा था। बिल्कुल सही पढ़ा था बेटा, वहाँ भी सेल वॉल होती है और यहाँ भी सेल वॉल होती है। फंजाई में भी सेल वॉल होती है, लेकिन इन सभी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन बेटा अलग अलग होता है। याद रखिएगा कि ये हम समझने वाली बात है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इज डिफरेंट, but the function of cell wall is same in all types of cell. Clear? जिसमें वो present है, either it is present in plant cell, either in bacteria or the prokaryotic cell or in the fungal cell, because it provide a strength, rigidity and specific shape to the cell. तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। याद रखना, माइकोप्लाज्मा और में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसी वजह से इसका साइज सबसे छोटा होता है। इतनी बात समझ में? सबसे छोटा होता है। अब हमारा मेन फोकस जो है वो किस पर है? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर या प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पर। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और एक चीज़ आपको यहाँ समझा देता हूँ,
कि बैक्टीरिया जब हम बोलते हैं तो बैक्टीरिया इटसेल्फ अ प्लूरल टर्म। बहुत से बच्चे होते हैं जो बैक्टीरियाज बोल देते हैं, बेटा बैक्टीरियाज कोई भी टर्म नहीं होता, क्लियर। बैक्टीरिया इटसेल्फ अ प्लूरल टर्म। अगर सिंगुलर या सिंगल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड बैक्टीरियम। इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि द सिंगुलर पार्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियम एंड द प्लूरल पार्ट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। तो अगर कोई आपसे कहता है बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या है कि वो इटसेल्फ अ प्लूरल टर्म है, क्लियर। तो अब हम आते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पर। तो देखिए आउटर मोस्ट जो पार्ट या कवरिंग प्रेजेंट है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो याद रखिए मैंने आपको जैसा बताया कि हर बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, क्लियर। इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट। अभी जब हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, तो हम समझेंगे कि क्या क्या किस किस केमिकल कंपोजिशन से बना है, क्या क्या उसमें पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझाए कि बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेल वॉल कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया, नॉट इन द ऑल बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरिया मेनली आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्रेजेंट। एक आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है एंड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट। इट इज ऑल्सो अ शुगर इन नेचर और कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ग्लाइकोकैलेक्स। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ग्लाइकोकैलेक्स सभी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सभी में प्रेजेंट होगी, क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा होगा ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और आप देख रहे होंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन पर मैंने कुछ आपको आउटग्रोथ दिखा रखी हैं, क्लियर, आउटग्रोथ दिखा रखी हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पिलाई और पाइलस। क्या कहते हैं उसको हम, पिलाई और पाइलस। याद रखिएगा। तो आपको दिख रहा होगा काफी सारी आउटग्रोथ प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड पिलाई एंड पाइलस। एंड दिस स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। आप कहेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल में तो गैमीट्स बनते हैं, हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, और बैक्टीरिया तो खुद अपने आप में पूरी सेल मौजूद नहीं है, तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है। तो बेटा सोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम या डीएनए का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वही सोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वही प्रोसेस यहाँ होती है और उसको प्रोसेस को हम समझेंगे आगे, और उस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिलाई या पाइलस। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो आपका थोड़ा सा लेंथी है या लेंथ में ज़्यादा है पाइलस से, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्लैजिला एंड द फ्लैजिला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर बेटा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट है वो क्या है, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला की बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन मौजूद है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर प्रेजेंट। तो देखना बेटा कि अब फ्लैजिला के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये हमने पढ़ाई है। न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो न्यूक्लियस में जो पार्ट जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए मौजूद है बेटा, वो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर या डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कुछ भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसी न्यूक्लियस के ना होने की वजह से इसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, जीनोफोर कह देते हैं और क्रोमोसोम कहते हैं। यहीं पर एक स्ट्रक्चर और पढ़ रहे हैं हम, मीजोजोम। मीजोजोम देखिए बेटा सेल मेम्ब्रेन पर ही एक कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिए एक प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोइड डीएनए जो प्रेजेंट है बेटा, ये क्या का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। सेम स्ट्रक्चर एक और प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिकॉज दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए विच परफॉर्म द जेनेटिक
इंफॉर्मेशन वर्क्स, क्लियर ना, जो भी आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के काम है वो सभी कौन परफॉर्म करेगा, ये। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल सिमिलर एक और बना हुआ है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, बट इट डज नॉट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस, क्लियर। तो याद रखिएगा, प्लाज्मिड एक कंडेंस्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अलग अलग तरीके के फंक्शंस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड कहते हैं, क्लियर। इस प्लाज्मिड के अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ सेल ऑर्गेनेली के नाम पर एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और वो मैंने आपको साइटोप्लाज्म में दिखा रखा है कि राइबोसोम प्रेजेंट है, क्लियर। अब इसी राइबोसोम से रिलेटेड एक कंडीशन बनती है जिसमें कि एक ही आरएनए पर काफ़ी सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच रहते हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। मैं बताऊंगा कि ये कंडीशन कब बनती है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है जब ये कंडीशंस आती हैं, क्लियर। तो मेन स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोटिक सेल का यही है। इसके अलावा इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। क्या कहलाता है बेटा, वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जिसमें कि कोई वेस्ट मटेरियल जाकर स्टोर हो जाता है, एंड दीज ऑल आर कंसीडर्ड इन द इंक्लूजन बॉडी। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर। तो याद रखिएगा, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब इसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो कौन सा है, ग्लाइकोकैलेक्स। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स, ओके। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। देखिए ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर मिलती है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ बैक्टीरिया मिलता है, हर बैक्टीरिया में नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो सेल वॉल के बाहर एक लेयर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, क्लियर। और वो ग्लाइकोकैलेक्स कार्बोहाइड्रेट नेचर की होती है बेटा। किस नेचर की होती है, कार्बोहाइड्रेट नेचर की होती है। कार्बोहाइड्रेट नेचर से मतलब क्या है कि द स्ट्रक्चर एंड द सब्सटेंस इज कार्बोहाइड्रेट और द शुगरी इन नेचर, क्लियर। तो देखिए वही हम बात कर रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया में इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्रेजेंट, और इसके अलावा इट इज कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्लाइकोकैलेक्स में दो लेयर बटी हुई हैं, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अब ये होते क्या है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, ये समझिए कि अगर मान लीजिए ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ये डिसाइड करता है कि वो कैप्सूल बनाएगा या स्लाइम लेयर बनाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two layers? Both are the part of glycocalyx but the structural composition is different. तो देखिए बेटा क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कैप्सूल इज रिजिड एंड स्मूथ, अगर कैप्सूल रिजिड है या स्मूथ है तो बेटा वो क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाता है। सॉरी, ग्लाइकोकैलेक्स अगर रिजिड है या स्मूथ है तो वो क्या बनाएगा बेटा, कैप्सूल बनाएगा। और अगर मान लीजिए ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर बेटा कैसी है, सॉफ्ट है या कैसा ही रफ है, तो वो क्या बनाएगा, स्लाइम लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, स्लाइम लेयर बनाएगा, क्लियर। अब और समझते हैं हम इसको कि कैप्सूल इज द वायलेंट एंड और पैथोजेनिक इन नेचर। व्हाट इट मींस, इट मींस कि द वायलेंट एंड द पैथोजेनिक नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा कि वो क्या होगा, डिसीज कॉजिंग पार्ट। याद रखिए क्या करता है, डिसीज करता है। तो वही मैं आपको बताने वाला था कि वायलेंट और पैथोजेनिक का मतलब होता है बेटा डिसीज कॉजिंग पार्ट। याद रखिए क्या मतलब होता है, डिसीज कॉजिंग पार्ट, क्लियर। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर ग्लाइकोकैलेक्स का कैप्सूल पार्ट प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलेक्स का अगर कैप्सूल पार्ट प्रेजेंट है तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा, वायलेंट या नॉन पैथोजेनिक होगा। कैसा होगा बेटा, वायलेंट या पैथोजेनिक होगा। और अगर मान लीजिए स्लाइम लेयर प्रेजेंट है तो वो पार्ट कैसा होगा, नॉन वायलेंट या नॉन पैथोजेनिक होगा। नॉन वायलेंट और नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है बेटा
कि वो डिसीज नहीं करेगा। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि ग्लाइकोकैलेक्स की जो लेयर प्रेजेंट है वो अगर कैप्सुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, कैप्सुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो वायरुलेंट और पैथोजेनिक होगी, मतलब वो डिसीज कॉज करेगी। और अगर वो स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, अगर वो सॉफ्ट और रफ प्रेजेंट है, तो वो डिसीज कॉज नहीं करेगी। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ग्लाइकोकैलेक्स लेयर एक ही बैक्टीरिया में, एक ही स्पीसीज की बैक्टीरिया में वो कैप्सूल फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकती है और स्लाइम लेयर में प्रेजेंट हो सकती है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या सर एक ही स्पीसीज में कैप्सूल मिलेगा और एक स्पीसीज में स्लाइम लेयर? नहीं, एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया कैप्सुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया बेटा स्लाइम लेयर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दिस इज अ बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, निमोनिया करता है। और 12th क्लास में हम जब पढ़ेंगे डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक्स का एक चैप्टर है, तो उसमें इस बैक्टीरिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट और इस बैक्टीरिया का यूज करके उन्होंने बताया कि डीएनए जो है बेटा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाता हूं। इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। आप स्ट्रेन समझ लीजिए, द सब टाइप ऑफ स्पीसीज। क्लियर? स्पीसीज में भी काफी सारे तरीके के सब टाइप प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की दो स्ट्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। इट आर फॉर रफ एंड एस फॉर स्मूथ। इसका मतलब क्या है, देखिए सर ने, आप समझेंगे कि सर ने बताया था कि आर फॉर रफ, और रफ क्या होता है बेटा, स्लाइम लेयर, और एस फॉर स्मूथ, और स्मूथ क्या होता है बेटा आपका, कैप्सूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस आर स्ट्रेन इज रफ, इट मींस स्लाइम लेयर, इट मींस नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट, एंड एस फॉर स्मूथ, एंड स्मूथ हियर इज द कैप्सूल, एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट दैट इज वायरुलेंट एंड पैथोजेनिक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आर स्ट्रेन बेटा, ये आर स्ट्रेन कोई भी डिसीज कॉज नहीं करती। यहां लिख रहा है दिस स्ट्रेन डज नॉट कॉज एनी डिसीज। तो याद रखिए, एक ही बैक्टीरिया में, अब एक ही बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन्स प्रेजेंट है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, लेकिन उसमें एक स्ट्रेन का बैक्टीरिया डिसीज नहीं करेगा और दूसरे स्ट्रेन का बैक्टीरिया डिसीज करता है। तो देखिए, एस स्ट्रेन वाला डिसीज करेगा, आर स्ट्रेन वाला डिसीज नहीं करेगा। तो यहां समझने की कोशिश करिए कि ऐसा बैक्टीरिया, निमोनिया के सभी बैक्टीरिया डिसीज नहीं करेंगे। यहां पर इस स्पीसीज के वही स्ट्रेन का बैक्टीरिया डिसीज करेगा जिसमें आर स्ट्रेन प्रेजेंट होगा या कैप्सूल प्रेजेंट होगी। तो याद रखिए, कैप्सुलर फॉर्म इज पैथोजेनिक इन नेचर, वेयर एज स्लाइम लेयर इज नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। क्लियर? तो यही हम यहां समझा रहे हैं कि एस स्ट्रेन जो है वो डिसीज करेगा और आर स्ट्रेन डिसीज नहीं करेगा। तो ये टाइप हो गया किसका बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स, कैप्सूल और स्लाइम लेयर का। अब मेन जो एक और फंक्शन प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलेक्स का, ये एक स्टिकी लेयर प्रेजेंट होती है, और स्टिकी लेयर अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो बेटा उसका काम क्या होगा, अडहेशन का काम होगा। किसका काम होगा, अडहेरेंस, चिपकने का काम होगा। किसी भी सॉलिड सरफेस से वो जाकर चिपकेगा। तो समझिए कि ग्लाइकोकैलेक्स एक स्टिकी लेयर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है अडहेशन ऑफ बैक्टीरिया टू द एनी सॉलिड सरफेस। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ग्लाइकोकैलेक्स लेयर प्रेजेंट है बेटा, वो ग्लाइकोकैलेक्स लेयर क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को अडहेर कराने का काम करेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोकैलेक्स कि ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है, किस नेचर का होता है, कैप्सुलर फॉर्म प्रेजेंट है, स्लाइम लेयर फॉर्म प्रेजेंट होती है, कौन सा पैथोजेनिक है, कौन सा नॉन पैथोजेनिक है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के उससे समझा चुका हूं कि ये क्या क्या प्रेजेंट होता है। आपके नीट के एग्जाम में इस पॉइंट में इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं बेटा कौन सा, सेल वॉल, जो कि एक यूनिवर्सल लेयर है, हर बैक्टीरियल, हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूनिवर्सल इन द सेंस ऑफ ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट इन द ऑल टाइप्स ऑफ सेल। क्लियर? तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। ओके, चलिए तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। अब देखिए, सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सेल वॉल क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट रिजिड एंड डेड स्ट्रक्चर,
देखिए अभी हमने बात की कि ग्लाइकोकैलेक्स एक आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वो जो लेयर है वो कुछ ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, हर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन सेल वॉल एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है? टफ स्ट्रक्चर है, क्लियर, ठोस है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आसानी से क्या है वो अपनी शेप को शिफ्ट नहीं कर सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा स्ट्रक्चर है? डेड स्ट्रक्चर। डेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सेल में कोई भी पार्ट, मैंने आपको बताया बेटा, सेल में कोई भी पार्ट जो अगर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे हम डेड स्ट्रक्चर मानते हैं। सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस परफॉर्म करती है, उसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन सेल वॉल में से भी चीजें पास होती हैं, लेकिन उसमें सेल वॉल का कोई भी पार्टिसिपेशन बेटा मौजूद नहीं होता। दैट्स व्हाई सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखेंगे तो याद रखिए कि आउटर मोस्ट रिजिड एंड डेड स्ट्रक्चर है, और ये काम क्या करता है? सेल वॉल प्रोवाइड अ स्पेसिफिक शेप, याद रखिएगा बेटा, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कराने का काम करता है। किसको? सेल को। इतना चीज याद रखने की बात है कि ये रिजिड होने की वजह से, टफ होने की वजह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड कराता है। किसको? बैक्टीरियल सेल को, क्लियर। आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर प्रेजेंट, हम पढ़ेंगे भी, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्फेरिकल, रॉड शेप, ये जो हम सब पढ़ते हैं, ये सब का कैरेक्टर्स की वजह से मेन पार्टिसिपेशन सेल वॉल का होता है, क्योंकि सेल वॉल बेटा एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। अब देखिए और समझते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट। जैसा किस नेचर का बनता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट नेचर का बनता है, क्लियर। किस नेचर का बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और कैसा होता है? इट इज अ पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर से क्या समझते हैं बेटा? पॉली माने होता है मेनी, पॉली माने क्या होता है बेटा? मेनी, और मर माने होता है यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज फॉर्म्ड बाय द मेनी यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स। और अगर कहीं भी मल्टीपल यूनिट्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी एक सिंगुलर यूनिट प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक वॉल की बात करता हूं तो वो एक पॉलीमर है जिसकी एक मोनोमर यूनिट क्या होगी बेटा? ब्रिक, क्लियर। तो काफी सारी ब्रिक्स आपस में अटैच्ड हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे हमने वॉल कह दिया। तो देखिए बेटा कि मेनी यूनिट्स, और इट इज फॉर्म्ड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आज की तारीख में बेटा आपके नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली टर्म आता है बेटा कौन सा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और इसके साथ में एक टर्म और जुड़ गया है यहां पर, और म्यूरिन। एक टर्म और जुड़ गया है बेटा म्यूरिन, याद रखिएगा, एक टर्म और जुड़ गया है म्यूरिन। अब व्हाट यू मीन पेप्टाइडोग्लाइकन? देखो पेप्टाइडो का मीन्स होता है प्रोटीन, और ग्लाइकन का मीन्स हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। तो याद रखिएगा कि सेल वॉल किस किस से मिलकर बन रही है? प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड या म्यूरिन, एक ही बात है। याद रखिएगा अभी तक आपने पढ़ा था प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड बाय द सेलुलोज, और मैंने आपको भी बताया था कि सेल वॉल का फंक्शन तो सेम होगा हर जगह, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगा। और आप देख रहे होंगे कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड या म्यूरिन से बनी होती है। आ गई बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं तो और समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ये पॉलीमर है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई भी पॉलीमर मौजूद होगा बेटा तो उसकी कोई ना कोई मोनोमर यूनिट जरूर होगी, क्लियर। तो अब देखते हैं बेटा मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती है? नाग एंड नाम, याद रखिए नाग एंड नाम। अगर नाम की फुल फॉर्म की बात करें बेटा, नाम की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, याद रखिए बेटा क्या फुल फॉर्म होती है नाम की? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
और नाक की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। याद रखिएगा, दीज आर दी मोनोमेरिक टर्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोमर यूनिट क्या होती हैं, तो बेटा कौन कौन सी होती हैं? नाक एंड नाम। एंड बोथ यूनिट्स, बोथ नाक एंड नाम आर अटैच्ड विद द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, जिस तरीके से दो ब्रिक्स आपस में सीमेंट से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं, उसी तरीके से दीज आर दी मोनोमर यूनिट विच अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड the glycosidic bond is always formed between the carbohydrate moieties. Clear? For example, peptide bond formed between the amino acid which forms the protein. Clear? Similarly, the glycosidic bond is formed between the monomer unit. Clear हो गया? अब किस तरीके से अरेंज होता है, तो देखिए बेटा, नाम एंड नाम फॉर्म्स दी अरेंज इन अल्टरनेट फॉर्म्स। क्लियर? एक नाक यूनिट, नाम की यूनिट, नाक की यूनिट और नाम की यूनिट, इस तरीके से आपस में अरेंज होंगी और ये एक कैसी लेयर बनाएंगी? डबल लेयर प्रेजेंट होती है जो मिलकर दो बनाएंगी। तो सेल वॉल इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, बस हियर इज अ टू लेमिना इज प्रेजेंट, वन लेमिना इज दिस एंड वन लेमिना इज दिस एंड द बोथ आर अटैच्ड। देखो, नाम और नाम तो कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज के नाम से आ गए, लेकिन याद रखिए बेटा कि पेप्टाइडोग्लाइकन में कार्बोहाइड्रेट तो समझ में आ गया, लेकिन वेयर इज द पेप्टाइड्स? तो देखिए, याद रखिए, बोथ आर अरेंज्ड एंड दिस बॉन्ड इज अल्फा, दिस बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट बोथ लेयर आर अटैच्ड, आपको दिखाई दे रहा होगा, बोथ लेयर आर अटैच्ड हियर। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड। इट मीन्स 4 amino acids are present. What it means? Tetrapeptide bond, 4 amino acids are present. Clear? तो याद रखिएगा, लेकिन specifically it is only present between the नाम and नाम, not between the नाग and नाम। याद रखिए, यहां से भी अरेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम और नाम आपस में अरेंज हो रहे होंगे। तो the tetrapeptide bond, here is amino acid, this one is the carbohydrate, that's why it is called the peptidoglycan. Clear? मैं आपको समझा चुका हूं कि ये देखिए, नाम और नाम is a carbohydrate moieties and the two नाम units are attached with the tetrapeptide bond. This bond is represent the protein presence. Clear? इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सेल वॉल इज परमेबल इन नेचर। मैंने बताया आपको कि ये सेल वॉल की परमेबिलिटी कैसी होती है? परमेबल होता है। प्राइमरी सेल वॉल वो हम बात करेंगे वहां यूकेरियोटिक सेल में। सेल वॉल अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये परमेबल होता है। परमेबल का मतलब क्या होता है? कि पास एनी थिंग्स विदाउट एनी डिसरप्शन। क्लियर? व्हाट इट मींस? कि भाई कोई भी चीज आराम से पास हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी चेक के, बिना किसी डिसरप्शन की। क्लियर? दैट्स व्हाई, बिकॉज नॉट दैट्स व्हाई, बिकॉज सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर, सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट परमिट ऑल द थिंग्स। क्लियर? तो द सेल वॉल इज परमेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा बेटा? अगर आसान भाषा में समझें तो
इसका मतलब हो गया कि आवन जावन क्रिया में नो रोकन टोकन, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई उसे टोक नहीं रहा। आगे बात समझ में बेटा। अब देखिए, तो अब यहाँ हमको सेल वॉल की बात समझ में आई कि स्पेस कैसा है बेटा, आउटर मोस्ट है, रिजिड है, डेड स्ट्रक्चर है, किस किस का यूनिट का बना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकन न्यूरिन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड पर बनेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा नाम और नाम पर। अगर कोई ज्यादा डीप में जाता है तो वो आपके टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड तक पहुंचेगा, नहीं तो वो यहीं पर रुक जाएगा। आगे बात क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, बैक्टीरिया are the very microscopic or the small organisms which is not seen by the naked eyes. Clear? So they are seen with the help of microscope. That's why these are called microscopic organism. हम पढ़ चुके हैं कि इनका साइज काफी छोटा होता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। पॉसिबल आप चश्मा पहन के देख लेंगे बेटा, उसका मैग्निफिकेशन पावर उतना नहीं होता कि आप बैक्टीरिया को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो आप किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। लेकिन बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। वो अगर आप कहें कि आप माइक्रोस्कोप को लेके घूमे और आप बैक्टीरिया को देखने लग जाए, दिख जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन मतलब किसी ना किसी डाई से आपको उन्हें रंगना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, हियर अ साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्रैम in 1884 developed a technique to stain the bacteria. क्लियर? उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी उन्होंने 1884 में, जिसको बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, और उस प्रोसेस को हम, उस स्टेनिंग मेथड को हम बेटा क्या बोलते हैं? ग्रैम स्टेनिंग। मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक मेथड है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, ग्रैम स्टेनिंग। अब एक प्रोटोकॉल है, एक मेथड है। अगर आप चाहेंगे मुझे प्रोटोकॉल पूरा बताना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिस पर क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा कि अगर उस स्टेनिंग मेथड के बेसिस पर दो ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड हो गए। क्लियर? एक ग्रुप वो बना जिसे हमने ग्राम पॉजिटिव कहा, और एक ग्रुप वो बना जिसे हमने ग्राम नेगेटिव कहा। इसका मतलब क्या है? एक प्रोटोकॉल में एक स्टेन डाई है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। अगर वो बैक्टीरिया जो इस क्रिस्टल वॉयलेट कलर को अपने अंदर स्टेन कर लेता है और वॉयलेट कलर देता है, कैसा कलर देता है बेटा? वॉयलेट कलर देता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर आएगा। क्लियर? और अगर वो स्टेन को अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाता और किसी दूसरे स्टेन से कंट्रोल होता है, जिसका नाम है काउंटर स्टेन। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है इन अ ग्राम स्टेनिंग मेथड विच स्टेन इज अ काउंटर स्टेन। बेटा कौन सा होगा? सेफ्रेनिन। तो याद रखिए किससे स्टेन होगा? सेफ्रेनिन से। अगर काउंटर स्टेन होता है, पिंक कलर या सेफ्रेनिन कलर देता है, तो वो ग्राम नेगेटिव कहलाएगा। अब आप कहें साहब एनसीईआरटी में दे रखा है, बात समझ में आई, लेकिन ये बात कहां से आई कि सेल वॉल से कैसे रिलेटेड है? तो याद रखिए कि ये कलर लेगा या ये कलर देगा, उसके बेसिस पर जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल में ही है। याद रखिएगा। क्यों? बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे वो सेल मेम्ब्रेन का हो, साइटोप्लाज्म का हो, सेम है। बस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है? सेल वॉल के साथ में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद रेस्पेक्ट ऑफ सेल वॉल? अब वो हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का डिफरेंस क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके।